नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को विदित है कि हम इस चैनल के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हुए आ रहे हैं और निरंतर आगे करते हुए जाएंगे। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष एक नई श्रृंखला शुरुआत करने जा रहा हूँ। उस श्रृंखला के अंतर्गत हम भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, उस पर डीपली प्रश्न क्या बनते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, उन पर हम समीक्षा करेंगे। आज की जो कड़ी मैं आपके समक्ष उपस्थित करने जा रहा हूं वो NCERT 11th की ये बुक से अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ढेर सारे बनते हैं। आइए देखते हैं क्या है भाग 1 संविधान क्यों और कैसे। देखिए, हमें समझना होगा। अब जानते हैं संविधान क्या है। देखिए दोस्तों, संविधान क्या है इस पर हम प्रकाश डालेंगे। ये मेरे द्वारा हस्त निर्मित नोट्स हैं। आप चाहें तो इन्हें PDF फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो आप मेरे WhatsApp ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF फाइल प्रोवाइड की जाएंगी और YouTube चैनल पर बने रहें। और संविधान क्यों और कैसे ये जो टॉपिक है वो NCERT की जो बुक है 11th की, वो वहाँ से हमने वो लिया है। वहाँ से ये नोट्स हैंडमेड नोट्स बने हुए हैं। यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नंबर छोड़ दें या फिर मेरे नंबर 7055510737 पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करा दूंगा। आइए शुरुआत करते हैं। संविधान क्या है। भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें किसी देश के निर्माण तथा वहाँ की शासन व्यवस्था चलाने के लिए बुनियादी नियम और कानून होते हैं। आप लोगों को ये पता होगा दोस्तों कि संविधान होता क्या है। जो हमारा भारतीय जो संविधान है वो एक ऐसा दस्तावेज है। देखिए, किसी देश को चलाने के लिए, किसी राज्य को या कहें किसी संप्रदाय को चलाने के लिए या उस पे अराजकता न फैले, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है, जिसे एक संविधान की बात कर रहे हैं हम। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है भारत का जिसमें किसी भी देश के निर्माण, देश को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, उसको प्रगति किस प्रकार से करनी है और वहाँ पर शासन व्यवस्था किस प्रकार से लागू करनी है, क्या वो शासन व्यवस्था सही तरीके से चल रही है नहीं चल रही है, और उसके जो बुनियादी नियम होते हैं, उस देश को चलाने के लिए जो बुनियादी नियमों की जो ज़रूरत होती है वो संविधान द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है। और उसे कानून बनाने के भी अधिकार होते हैं और कानून उसके द्वारा दिए होते हैं। अब देखिए, यदि संविधान ना होता तो समाज में कहीं ना कहीं अराजकता फैल जाती, या कहें किसी एक व्यक्ति का यदि वर्चस्व हो रहा है या किसी एक समाज का वर्चस्व हो रहा है तो एक ही का ही वर्चस्व रहता, या कहें देश में कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का ये माहौल पैदा हो जाता है। या दूसरी तरफ से या देखें, यदि संविधान भारत का नहीं होता, जब आज़ादी के पश्चात हमें संविधान की क्यों जरूरत पड़ी, वो तो बहुत लंबा चैप्टर है, मैं उसे बाद में कवर करूंगा। पहले हम यहाँ से शुरुआती तौर पर देखेंगे। देखिए दोस्तों, संविधान की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें एक नियम, एक कानून, एक समाज, एक स्वच्छ समाज, एक शिक्षित समाज, एक ऐसा राष्ट्र के निर्माण की यदि हम बात कर रहे हैं जहाँ पर देश की प्रगति हो, खुशहाली हो, ये सारी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड कराता है, वो संविधान प्रोवाइड कराता है। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, हमें सर्वप्रथम एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि क्या इससे पूर्व यदि संविधान नहीं था तो नहीं चल रहा था क्या। देखिए, संविधान की जरूरत इसलिए पड़ी जब हमारे देश में ब्रिटिश शासकों ने क्या किया था, संपूर्ण रूप से शासन किया था। जब भारत 1947 में जब आज़ादी की तरफ हम बढ़े, उसके बाद पश्चात जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सम्मुख से बहुत बड़ी ये समस्या ये पैदा हो गई थी कि देश को किस प्रकार से एक दिशा की तरफ ले जाया जाए, उसके निर्माण और उसकी उन्नति। जो गरीबी है उस गरीबी को कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे छोड़ दें, या कहें एक राष्ट्र को विश्व पटल पर विकसित करने के लिए जो विश्व की नज़रों में वो राष्ट्र का उदय हो, ऐसा करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। यदि संविधान ना हो तो किसी भी राष्ट्र की उन्नति नहीं हो सकती है। संविधान हमें वो चीज़ें प्रोवाइड कराता है जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, उन चीज़ों का निर्माण करता है जो देश को संचालित करने के लिए, उसकी बुनियादी सुविधाओं के लिए, उसके प्रगति पर एक कहें मील का पत्थर साबित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमें संविधान की आवश्यकता क्यों, या कहें फिर संविधान के कार्य। देखिए, संविधान हमें क्यों आवश्यकता हुई, इसमें पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर आगे चर्चा करेंगे। देखिए, संविधान का पहला काम यह है कि बुनियादी नियमों
का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। देखिए, संविधान ऐसी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराता है कि जो समाज में ऐसे नियम कानूनों को उपलब्ध कराए, ऐसा समूह को विकसित करे जिसमें एक समूह दूसरे समूह पर या कहें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास कर सकता है। ये चीज़ें कब हमें होंगी? जब ये चीज़ कैसे होंगी? जब हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना हम सीख जाएंगे। ये ट्रस्ट करना कौन सिखाता है? ये हमारा संविधान सिखाता है। ये सारी चीज़ें एक समाज के उस दायरे से पनपती है जो बृहद समाज का निर्माण करती है, या कहें बृहद राष्ट्र का निर्माण करती है, बृहद राज्य का निर्माण करती है। ये एक दूसरे पर न्यूनतम या कहें समन्वय, जो हम कोऑर्डिनेशन बनाने की जो बात करते हैं और विश्वास को लेके यहाँ पर ये चलते हैं। अब दूसरा बिंदु जो कह रहे हैं, संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट कराना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करेगा कि सरकार कैसे निर्मित होगी। देखिए दोस्तों, संविधान का जो दूसरा कदम होता है या कहें जो उसका काम होता है, वो समाज में ये चीज़ों को स्पर्श करता है, किसी पर मतभेद नहीं पैदा करता है। वो ये चीज़ स्पर्श करने की कोशिश करता है कि सरकार में, संविधान में निर्णय कौन लेगा, शक्ति किसके पास होगी, और संविधान ये भी तय करेगा कि सरकार किसकी निर्मित होगी, कैसे निर्मित होगी। देखिए, ये सारा कुछ संविधान द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम सरकार की यदि बात करें, आज यदि जनता पार्टी की सरकार है तो ये कौन निर्धारित करेगा? ये जो संविधान द्वारा जो दिए गए अधिकार हैं उनके माध्यम से ये पृथक तो होता है, या कहें समाज को एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा या कहें समाज द्वारा वो बेहतरीन निर्णय लिए जाते हैं जिससे कि देश का संविधान सुरक्षित हो, संचालित हो, सही तरीके से कार्य करे। ये चीज़ों के लिए जनता जनार्दन पर ये चीज़ों को रखा गया है, उसको सरकार निर्मित करने का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। अगर हम तीसरे बिंदु की बात करें तो संविधान का तीसरा जो कार्य होता है दोस्तों, वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। देखिए, यदि सरकार कोई कार्य कर रही है, वो जनता के हित के लिए है, तो उसमें कहीं ना कहीं कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है, और वो कानून ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति विशेष पर थोपा नहीं जाएगा। उसकी भी कुछ सीमाएं होंगी, उस सीमा तक वो कानून लगाया जाएगा। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। देखिए, हमें संविधान द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, उन सीमाओं का उल्लंघन सरकार द्वारा जो बनाए गए कानून वो नहीं कर सकती है। देखिए, हर चीज़ संविधान के अंतर्गत नापी तुली चीज़ों को समावेशित किया गया है, इस प्रकार से इसका परिपूर्ण होता है। देखिए, जितने भी छात्र छात्राएँ क्लास में पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देती हैं, उनको ये चीज़ों में कठिनाई होती हैं, तो आपके जो पेपर में ये चीज़ें आएंगी, आप इसके नोट्स अभी बनाते हुए मेरे साथ चलिएगा, क्योंकि ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। देखिए, इंटर में नहीं, आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी आगे भी ये आपके निरंतर कार्य आएंगे। ठीक है। अब यदि हम चौथे बिंदु के बारे में बात करें, चौथा कार्य के संविधान का एक कार्य यह भी होता है कि वह राष्ट्र के को बुनियादी पहचान प्रदान करे और सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे कि वह जन आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए उचित परिस्थितियों को प्रदान कर सके। देखिए, संविधान का जो चौथा कार्य होता है वो एक ऐसे राष्ट्र की बुनियाद को खड़ा करना चाहता है जिसकी पहचान विश्व पटल पे हो। वो उस राष्ट्र की पहचान हर व्यक्ति द्वारा पहचाना जाए या कहीं उसको राष्ट्र द्वारा पहचाना जाए, और सरकार ऐसी क्षमताओं को प्रदान करें जिससे कि वो जनता के आकांक्षाओं को पूरी कर सके, उनका विश्वास जीत सके, और समाज में जो अराजकता फैलती है उसको कहीं ना कहीं न्यायपूर्ण तरीके से उसे ठीक किया जाए, या न्यायपूर्ण समाज की वो स्थापना करने के लिए जो उचित परिस्थितियाँ होती हैं वो चीज़ इसके अंतर्गत प्रदान करने की वो कोशिश करता है। ये सारी चीज़ें इस संविधान के अंतर्गत ही होकर होता है। ठीक है। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। तो संविधान का एक ऐसा कार्य भी है, वह यह बताता है कि सरकार का गठन किस प्रकार से होगा। देखिए, हम सरकार की बात कर रहे हैं तो सरकार देश पे कौन राज करेगा, किसकी शासन होगा, कौन शासक के रूप में बैठेगा, ये सारा चीज़ कौन निर्धारित करेगा, ये संविधान ही करेगा। ये संविधान का एक कार्य है जो यह बताएगा कि सरकार का गठन किस प्रकार। अब देखिए, हम सरकार की बात कर रहे हैं तो सरकार का गठन का रूप क्या होगा, उसको किस प्रकार से गठित किया जाएगा, वो सारा चीज़ें इस संविधान के अंतर्गत समावेशित है
की सरकार कैसे चुनी जाएगी, किन किन के द्वारा चुनी जाएगी, किसके द्वारा प्रत्याशी घोषित होगा, कौन इस पे राज करेगा, इसके जो प्रारूप हैं उन प्रारूपों पर कैसे खड़ा उतरेंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की जाती हैं। आगे हम वृद्ध रूप में इसे देखेंगे। देखिए, अब बात करते हैं भारतीय संविधान कैसे बना। अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी क्वेश्चन यहाँ पर से भी बनता है कि भारत का संविधान कैसे बना। देखिए, भारतीय संविधान को एक संविधान सभा ने बनाया, ये सभी लोग जानते होंगे, जिसके सदस्यों को अविभाजित भारत में निर्वाचन किया गया था। देखिए, अविभाजित भारत की यदि हम बात करें, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, भारत में निर्वाचन किया गया था, उस समय भारत का क्या हुआ था, निर्वाचन किया था। देखिए, यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट 1928 में पहली बार संविधान के गठन की यहाँ पर बात की गई। 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट थी, उसमें ये जिक्र किया गया था कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और जो ये अगस्त प्रस्ताव 1940, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 तथा क्रिप्स मिशन क्या है 1942 में भी संविधान सभा के गठन की बात यहाँ पर की गई थी, किंतु कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों इसे अस्वीकार कर दिया। देखिए, जब भारत के संविधान सभा की गठन करने की बात आई, या संविधान सभा को निर्मित करने की बात आई, 1928 में ये पहल शुरू हुई, और अगस्त प्रस्ताव 1940 में और तथा क्रिप्स मिशन 1942 में भी संविधान सभा के गठन की यहाँ पर बात की। परंतु क्या हुआ, यहाँ पर जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग दोनों ने इस रिपोर्ट को या कि इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, और उसके पश्चात कैबिनेट मिशन और भारतीय संविधान सभा का गठन यहाँ पर किया गया। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का यहाँ पर 1946 में यहाँ पर क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। और भारत में तत्कालीन जो समस्याओं का समाधान के लिए 3 सदस्यीय दलों का यहाँ पर चुनाव हुआ। अलेक्जेंडर क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ये चीज़ों का तय किया गया। और इसके अंतर्गत जो पैट्रिक लॉरेंस की जो अध्यक्षता में, ठीक है, इनकी अध्यक्षता में 1946 में ये भारत आया। अभी कभी क्वेश्चन बनता है, पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत कब आया, ये 1946 में आया, और इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का यहाँ पर क्या हुआ, गठन किया गया। देखिए, यहाँ पर कब इसका गठन किया गया था, 1946 को गठन किया गया था, और औपचारिक रूप में एक संविधान सभा ने ही संविधान की रचना की। देखिए, औपचारिक रूप में ही यदि हम बात करें तो संविधान सभा की जो गठन किया गया था, वो संविधान सभा की रचना या कहें संविधान सभा के द्वारा ही इसकी रचना को प्रस्तुत किया गया था। अब बात करते हैं, इस संविधान सभा का गठन अविभाजित भारत में ही कर लिया गया था। ठीक है, जब हम बात करते हैं संविधान की, तो उसमें अविभाजित भारत की यदि हम बात कर रहे हैं तो उसी समय संविधान सभा का गठन कर लिया गया था। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कभी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर से कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 9 दिसंबर 1946 को ये बैठक हुई थी। दोस्तों, जो ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये NCERT 11th की ये चैप्टर 1 से ये है। ठीक है, अब बात करते हैं इस बैठक में संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर इसका अध्यक्ष, अस्थायी रूप में ये अध्यक्ष यहाँ पर नॉमिनेट किया गया था, क्योंकि वे इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। अब कभी क्वेश्चन बनता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही अस्थायी अध्यक्ष के रूप में क्यों चुना गया, क्योंकि ये इस जो सभा थी संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक सदस्य थे। ठीक है, और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। देखिए, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसको अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए, 2 दिन बाद, ये सिर्फ जो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में रहे, ये 2 दिन के लिए रहे या सच्चिदानंद सिन्हा, और 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया गया था, भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष इनको चुना गया था। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के लिए उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें संविधान सभा द्वारा कुछ सुधार के साथ सर्वसम्मति के द्वारा इसे मान लिया गया। अब देखिए, मैं उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसे हम उद्देशिका कहते हैं, जिसे हम भारत
क्या क्या कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं। अब क्या है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, उद्देशिका की तरफ। देखिए उद्देशिका ये है, भारत का संविधान, हम उद्देशिका का जो प्रस्ताव रखा गया था उद्देशिका ये है। अब ये उद्देशिका में क्या कर रहे हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठिता और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की संप्रभुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज की तारीख जो उस दिन ये इसको संकलित किया गया था 26 नवंबर 1949 को एक द्वार इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित यहाँ पर ये कर दिया गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, देखिए हम भारत के लोग जितने भी हम भारत में रहते हैं, भारत के लोगों की बात कर रहा है, भारत को हम जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं, हम सभी का ये दायित्व बनता है कि भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी, देखिए हम भारत को एक खुशहाल संपूर्ण संप्रभुता और समाजवादी समाज का एक प्रत्येक तबका समाजवादी रूप में पंथ निरपेक्ष किसी का बैर भाव न रखते हुए तंत्रात्मक गणराज्य की बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं या क्रमबद्ध हैं इसके लिए बनाने के लिए, और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक, देखिए जो भारत के जो समस्त नागरिक हैं उनको सामाजिक रूप में भी और आर्थिक रूप में भी और राजनीतिक रूप में भी या न्याय की विचार में भी कहीं सभी को यहाँ पर समानता का और उपासना के धर्म की स्वतंत्रता यहाँ पर प्रदान करते। देखिए यहाँ पर जो समाज में है सभी को एक समान रूप में यहाँ पर माना गया है, और आर्थिक रूप में यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही, किसी की निम्न हो रही, ये उस व्यक्ति विशेष द्वारा जितना भी कमाया जाएगा वो उस पर निर्भर करता है। और राजनीतिक कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में जा सकते, न्याय की विचारधारा की बात करूँ तो यहाँ पर या गरीब हो या राजा हो उसके लिए भी सामान्य रूप से यहाँ पर न्याय व्यवस्था की जाएगी। अभिव्यक्ति व्यक्ति विशेष द्वारा उसकी अभिव्यक्ति मतलब वो किस प्रकार से जीना चाहता है उसकी अभिव्यक्ति में किसी भी प्रकार का हम दखल ना दें। और विश्वास की बात करें, हमें यदि हम एक राष्ट्र की यदि बारे में बात करें तो हम एक राष्ट्र को एक साथ विश्वास में लेने की बात करें, धर्म की उपासना की यहाँ पर यदि हम देखें भारत को ऐसा विभिन्न रूप से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर विभिन्न तरीके रंग, उनके सौंदर्य, प्रकृति और यहाँ पर धर्म की एक भिन्नता देखने को मिलती है, जहाँ पर हर व्यक्ति हर धर्म को मानता है, उसके धर्म के प्रति समर्पित भी रहता है। यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोगों को स्वतंत्रता दी जाती है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है। ये नहीं कि मुस्लिम है तो वो हिंदू धर्म को नहीं मान सकता, हर धर्म की यहाँ पर उपासना की जाती है, उसको सम्मान दिया जाता है, उसको प्रतिष्ठा दी जाती है। ठीक है, अब प्रतिष्ठा के अवसर की समानता प्रदान करने के देखिए यहाँ पर प्रत्येक नागरिक को, जितने भी भारत में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको समान अवसर दिए जाएंगे। ये नहीं कि किसी नेता का लड़का है तो उसको अलग अवसर दिए जाएंगे, गरीब के बच्चे को अलग अवसर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर ये कहता है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता कि भारत में सभी को प्रतिष्ठा पाने का अधिकार है, अवसरों की समानता दी जाएगी और उनको प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति को उन चीज़ों को पाने के लिए उसके अंतर्गत एक पोटेंशियल होना चाहिए, गरिमा होनी चाहिए जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित, राष्ट्र की जो एकता है उसको कहीं ना कहीं से भंग ना हो और उसकी अखंडता को भी कहीं से कहीं कोई नुकसान ना पहुंचे। और ये सुनिश्चित करने की बंधुता बढ़ाने के लिए इस प्रकार का समन्वय, इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए हम में ये जागरूकता होनी चाहिए। जो हमारे भारतीय संविधान की जो उद्देशिका कहते हैं उसको या कहें उसको प्राण भी कहा जाता है, उसे कुंजी भी कहा जाता है, या कहें उसको एक रूप में बृहद रूप में संविधान का एक छोटा रूप कहा जाता है, जहाँ पर हमें इसे पढ़ने से हमें पूरा संविधान का अवलोकन हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत है। अब कभी क्वेश्चन बनता है भारतीय संविधान का जो 42वां संशोधन अधिनियम है उसमें 1946 की जो धारा है दो द्वारा क्या किया गया, प्रबुद्ध संपन्न लोकतंत्र गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित ये शब्द को यहाँ पर जोड़ा गया और धारा 2 के द्वारा राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित शब्द को यहाँ पर मेंशन किया गया, इसको संशोधित किया। नोट करने वाली क्या बात है यहाँ पर देखते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था उसमें क्या था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और 3 शब्दों का यहाँ पर प्रस्तावना में यहाँ पर इसको जोड़ दिया गया था। ठीक है,
ये कई दफ़े के क्वेश्चन बनते हैं, इन पे आप कंसंट्रेट होकर इसे देखें। और यदि आप लोगों के चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। देखिए, आप बात करते हैं प्रारंभिक समय में संविधान सभा की जो सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 389 ये उसमें संख्या थी जिसमें प्रारंभिक समय में जब संविधान का गठन हुआ था, ठीक है, आज़ादी के पश्चात की यदि मैं बात करूं तो संविधान सभा की सदस्यों की यदि बात करूं कितने हैं तो वो कुल जो सदस्य संख्या है वो 389 है। और जो ब्रिटिश प्रांतों की सदस्यों की यदि हम बात करें वो 292 थी। और देसी रियासतों की यदि हम बात करें तो वो देसी रियासतें जो देश में चल रही थी उसमें रियासतें वो 93 ये रियासतें थी। और कम्युनरीज जो थे वो 4 थे, जिसके अंतर्गत दिल्ली, कुर्ग और अजमेर और बलूचिस्तान ये इसके अंतर्गत सम्मिलित थे। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से अगर हम टोटल संख्या की यदि बात करूँ 389 ये बनती है। और भारतीय संविधान की यदि मैं बात करूं तो भारत में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 14 अगस्त 1947 को, विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या क्या हो गई थी, घट गई थी। क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ था तो जो सदस्य कुछ थे जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे तो वो पाकिस्तान चले गए। जो एक अलग राज्य की बात करें या अलग देश का जो निर्माण हुआ जो जिसे पाकिस्तान नाम से जाना जाता है, तो उसके वजह से ये संविधान सभा की संख्या घट कर कितनी रह गई, 299 रह गई। और क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों जो थे वो पाकिस्तान क्षेत्र से चुनकर भी आए थे, तो इस वजह से क्या हो गए थे, भारतीय संविधान सभा की संख्या घट गई थी। जो कुछ रियासतें थी, कुछ ब्रिटिश प्रांत थे, कुछ कम्युनिटीज थे जो पाकिस्तान के जो क्षेत्र थे वहाँ से भी चुन के आए थे, तो इस वजह से इसकी संख्या क्या हुई थी, घट गई थी। वो विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे। कभी क्वेश्चन बनता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था, 14 अगस्त 1947 को ये विभाजन हुआ था। और ये विभाजन के पश्चात भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई थी, वो 299 घट के रह गई थी। ये क्यों कारण था ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का अंतिम प्रारूप बनकर तैयार हो गया। कभी क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान का जो अंतिम प्रारूप तैयार कब हुआ था, वो 26 नवंबर 1949 को ये अंतिम प्रारूप ये तैयार हुआ था। और इसी दिन प्रारूप पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। जिस दिन यह फाइनल हुआ था, इस संविधान सभा का जो प्रारूप बनकर जो तैयार हुआ था, इसी दिन जो प्रारूप में 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, किंतु इस दिन संविधान को लागू नहीं किया गया। और संविधान को पूरे भारतवर्ष में 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया, अंकित किया गया, यह कह सकते हैं, ठीक है। ये जो भारत में पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ, कभी क्वेश्चन बनता है 26 जनवरी 1950 को और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, जो अंतिम प्रारूप बनाया गया था। यहाँ पर 284 सदस्यों ने इस प्रारूप में हस्ताक्षर किया। अब देखिए, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हैं, देखते हैं उसको। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्यों की यदि हम बात करें जो संविधान सभा से रिलेटेड हैं, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 1935 में स्थापित विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया गया था। इसमें जो संविधान द्वारा जो नियम कानून दिए गए थे उस के द्वारा यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव या कहें इस विधि से यहाँ पर इन विधानसभाओं की जो सदस्य संख्या थे उनको प्रत्यक्ष रूप से चुना नहीं गया था, अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। और संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था, ये आप नोट कीजिएगा। और संविधान सभा में जो बनने में से जो समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का ये समय लगा संविधान सभा को बनाने में। और संविधान सभा में कुल 8 समितियों का यहाँ पर गठन किया गया था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इतना कभी क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का एक सदस्य, यदि हम जिसे हम सांसद कहते हैं, वो कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो एक सदस्य जो होता है वो 10 लाख जनमानस का क्या होता है, प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, यहाँ पर अनुसूचित जाति के सदस्यों की जो संख्या थी वो 28 थी और महिलाओं की यदि हम बात करें यहाँ पर 12। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ये
थे। ठीक है, बहुत कोई बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी संविधान सभा में, तो वो 28 थी और महिलाओं की जो संख्या थी वो 12 थी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ये यहाँ पर इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने के पीछे का कारण क्या रहा, कभी क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 26 जनवरी को ही क्यों किया गया, उससे 25 जनवरी को क्यों नहीं किया, 10 जनवरी को क्यों किया, ये सारी चीज़ें प्रश्न उठते हैं। तो हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था, इसी दिन राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संसद के रूप में संविधान सभा का यहाँ पर कार्य प्रारंभ हुआ था। इस वजह से 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू किया गया था, उसके पीछे का ये कारण है। और बात करें, प्रश्न यह भी उठता है कि संविधान 26 जनवरी 1946 को बनकर जब तैयार हो गया था तो 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बनता है। देखते हैं क्या इसका वजह रही। इसका कारण यह था कि इसी दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, इसी दिन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित कर पूर्ण स्वराज का भारत का एक अक्ष घोषित किया गया था। उस समय यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था और यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष जो 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के रूप में इसे प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। तब से स्वतंत्रता प्राप्ति तक वर्ष इसी रूप में मनाया जाता है। ये कारण इसके पीछे था कि जब स्वराज पूर्ण रूप से जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, जब मेन उद्देश्य यह है कि जो 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था, रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। देखिए, जहाँ पर 26 जनवरी को हमने पूर्ण स्वराज के रूप में प्रतिवर्ष मनाने का ये संकल्प लिया था, तब से ही स्वतंत्रता प्राप्ति तक प्रत्येक वर्ष के रूप में हम स्वतंत्रता दिवस यहाँ पर मनाते हैं। और अतः 26 जनवरी को ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसी दिन संविधान को लागू किया गया था। देखिए, इतिहास की पन्नों की तरफ यदि हम बढ़ें तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमने सर्वप्रथम तिरंगा कब फहराया गया था, क्यों फहराया गया था। और पूर्ण स्वराज की यदि हम बात करें तो हम पूर्ण जब रूप से स्वतंत्र हो गए थे तब हमने इस चीज़ को लागू किया। और 26 जनवरी 1950 को ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इस दिन संविधान को लागू किया गया, जो कि पूर्णतः उचित था। वर्तमान में यह दिन भारत में राष्ट्र पर्व गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से या उल्लास के साथ यहाँ पर ये मनाया जाता है। आप सभी को ये पता होगा। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन 1946 के प्रस्ताव में क्या रखा गया था, ये क्या प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया। देखिए, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें यहाँ पर विभाजित हुई, या कहें 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का यहाँ पर क्या किया गया था, नॉमिनेट यहाँ पर किया गया था। और प्रत्येक प्रांत की जो सीटों को 2 प्रमुख समुदाय मुस्लिम और सामान्य में उसकी जनसंख्या के अनुपात में यहाँ पर बांट दिया गया था। और देखिए, प्रांतीय संविधान सभाओं के सदस्यों ने अपने सदस्यों को जो समानुपाती प्रतिनिधित्व एकल संकरण मत पद्धति का यहाँ पर क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन 1946 के प्रस्ताव की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देशी रियासतों के जो प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया था कि वो किस प्रकार का यहाँ पर चुनाव या प्रतिनिधित्व चाहते हैं। उनका यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या किया गया था, उनको मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ों को किया गया था। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए, उद्देश्य प्रस्तावना की बात कर रहा हूँ। उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना क्या थी, मैंने आपको कहा ये भारत की एक बहुत बड़ी आत्मा भी कहा जाता है संविधान की। देखिए, 13 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को ये पारित किया गया था। ठीक है, कभी क्वेश्चन बनता है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में ये कब इस प्रस्ताव को रखा गया था। ठीक है, तो ये जो प्रस्ताव जो रखा गया था संविधान सभा में, तो 13 दिसंबर 1946 को ये रखा गया था उद्देश्य का से संबंधित, और ये 22 जनवरी 1947 को ये पारित किया गया। और राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उन सर्वोच्च सारांश हमें नेहरू द्वारा प्रस्तुत
उद्देश्य प्रस्ताव में यहाँ पर मिलता है कि हमें जिस प्रकार से हमने राष्ट्रीय आंदोलन किया, जिन सिद्धांतों पे हम चले, संविधान सभा में लाया गया इस चीज़ को, और सर्वोत्तम सारांश हमें क्या होता है यहाँ पर जो नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत की गई जो उद्देशिका वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। किस प्रकार से देखने को मिलता है यहाँ पर देखते हैं। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्य तथा संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाप्त किया गया था। ठीक है, संविधान के अंतर्गत इस प्रस्ताव के जो उद्देश्य थे, संविधान सभा के सभी आकांक्षाओं मूल्यों को समाप्त कर दिया गया था। और उद्देश्य प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुत्व, न्याय आदि जो बुनियादी प्रतिबद्धताओं को स्थगित संस्थागत स्वरूप दिया गया था यहाँ पर। ठीक है, और यदि हम बात करें उद्देश्य प्रस्ताव ने यह भी सिद्ध कर दिया कि हमारा संविधान केवल नियम कानूनों की भूल भुलैया नहीं है, अपितु यह एक ऐसी सरकार बनाने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन में उन लोगों को दिए गए आश्वासन का पूरा करेगी। जो आश्वासन दिया गया था, जो राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो जिनके द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन किया गया था, उनको ये एक आश्वासन दिया गया था कि हमारा जो संविधान होगा वो संपूर्ण रूप से सुरक्षित होगा और भूल भुलैया जैसा ये संविधान नहीं होगा। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के मुख्य पृष्ठ पर प्रस्तावना के रूप में यहाँ पर जगह दी गई, इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। देखिए, आप यदि भारतीय संविधान की किताब खोलोगे तो उसके जो फ्रंट में, फॉर फ्रंट की यदि मैं बात करूं तो वहाँ पर मुख्य पृष्ठ में प्रस्तावना के रूप में इसे जगह दी गई, जिसे हम उद्देशिका कहते हैं। देखिए, हम अब प्रस्तावना भी कह सकते हैं, उद्देशिका भी इसे कह सकते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा गया, इसका अर्थ मैंने आपको पूर्ण रूप से ऊपर बताया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, सामाजिक, धर्म, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की यहाँ पर क्या करते हैं, स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, या प्रतिष्ठा और अवसर की समानता यहाँ पर देते हैं प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब को व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता का बढ़ाने के लिए। देखिए, दृढ़ संकल्प होकर, देखिए हम सभी दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक जो 26 जनवरी 1949 को एक द्वार इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित करते हैं और आत्मसमर्पित भी से हम इसे तहे दिल से इसे स्वीकारते हैं, जो हमें भारतीय जो संविधान सभा द्वारा जो भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया था, उद्देशिका में इन सभी चीज़ों का मेंशन किया गया है। देखिए, अगर मैं बात करूं संविधान सभा के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की यदि मैं बारे में बात करूं तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। जो संविधान सभा को अधिकांश सदस्य देश के वे गणमान्य नेता थे। देखिए, संविधान सभा के जो अधिकांश सदस्य थे वो देश के ऐसे गणमान्य नेता थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य बने, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य बने, और भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, और जवाहरलाल नेहरू की यदि हम बात करें तो ये मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे, और साथ ही उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव भी इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, श्रीमती सरोजिनी नायडू और श्याम मुखर्जी और पट्टी भी सीता रमैया आदि की गणना उन नेताओं में की जाती है जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका या कहें योगदान इसके अंतर्गत दिया था। ये कुछ प्रमुख नाम हैं जिन्होंने भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के रूप में इन्हें पहचाना जाता है। दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। इससे आगे का जो टॉपिक रहेगा हमारा भारत का संविधान एक संतुलित दस्तावेज के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे।